हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर, और वो नया चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आप इसको मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि ये बेसिक है और बेसिक तो आपको लिखना पड़ेगा। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। तो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। पहले लिखो इन्वेस्टमेंट। मैं इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ समझाना चाहता हूं, लिखवाना नहीं चाहता, क्योंकि इतना ज्यादा लिखकर क्या करेंगे जो हमारे काम का नहीं है। इन्वेस्टमेंट, जब हम कहीं एम्प्लॉय करते हैं, कहीं मनी लगाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इनकम फ्रॉम इट, यानी अमाउंट एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इनकम फ्रॉम इट। यदि हम कहीं मनी लगाते हैं इस उद्देश्य से कि उससे इनकम हो, तो वो है इन्वेस्टमेंट। हमें उस इन्वेस्टमेंट की का एक अकाउंटिंग का छोटा सा पार्ट पढ़ना है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब तो मैंने बता दिया, इसको लिखवाने की जरूरत भी नहीं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है ना बेटा, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल पढ़ाने के लिए उतना लिखने की जरूरत भी नहीं। अब जो जो काम की चीज़ वो लिखते हैं अपन, है ना बेटा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस किस तरह के होते हैं वो हम लिख लेते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, नंबर वन, इन्वेस्टमेंट की टाइप्स में नंबर वन टाइप है बेटा, इसमें है एक है इनकम जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इनकम जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट। जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जिससे फिक्स्ड इनकम होती है। इसमें एग्जांपल बेटा, इसमें आपको इनकम कितनी मिलेगी ये फिक्स होता है, और कब मिलेगी ये भी फिक्स होता है। कब मिलेगी कितनी मिलेगी दोनों फिक्स होते हैं। पहली बात तो इनकम मिलना तय, इनकम मिलना तय है नंबर वन। कब मिलेगी ये भी तय, कितनी मिलेगी ये भी तय। तो ये होते हैं फिक्स्ड इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट, जिससे हमारी इनकम फिक्स होती है। और बेटा इसमें जैसे एफडी हो गई, एफडी में आप यदि किसी बैंक में एफडी करो तो इनकम मिलना तय है कि नहीं, नंबर वन। कितनी मिलेगी ये भी तय है कि नहीं, और एफडी पर ब्याज कब मिलेगा ये भी तय है। और एक होता है गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड या मुझे लिखना चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बताइए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वो होती ना 6% गवर्नमेंट बॉन्ड, 5% गवर्नमेंट बॉन्ड। बेटा इनकम मिलना तय है कि नहीं गवर्नमेंट से, कितनी मिलेगी ये भी तय, मिलना भी तय, परसेंट भी तय, और कब मिलेगी ये भी डेट फिक्स होती है। तो बेटा ये होते गवर्नमेंट बॉन्ड। एक डिवेंचर इन एनी कंपनी, किसी कंपनी के डिवेंचर आपने खरीद लिए। डिवेंचर पर आपको पता है बेटा एक इंटरेस्ट रेट तय होती है। तो उस यदि आपने किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदे तो आपको इंटरेस्ट मिलना तय है, इनकम मिलेगी ये भी तय है, कितनी मिलेगी ये भी तय है, कब मिलेगी, क्योंकि उसकी ड्यू डेट होती है ना, ड्यू डेट पर इंटरेस्ट देती है कंपनी। तो वो हो गए फिक्स इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट। और दूसरे होते हैं फ्लक्चुएटिंग इनकम। ये होते हैं इक्विटी शेयर्स। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है इक्विटी शेयर्स। मैं ना प्रेफरेंस शेयर लेना चाहता हूं ना कुछ और। प्रेफरेंस शेयर फिक्स में एक बार आ सकते हैं, पर उसके क्वेश्चन हमें दिए हुए नहीं, इसलिए हमें उसको ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं।
वो मिक्स कैटेगरी में आते हैं, प्रेफरेंशियल मिक्स में आते हैं, पर हमारे मिक्स का क्वेश्चन दिए हुए नहीं है। बेटा इक्विटी शेयर में क्या स्पेशलिटी है? डिविडेंड मिलेगा ये तय है क्या? अगले साल डिविडेंड मिलेगा ये श्योर है क्या? नो, डिविडेंड मिलने की कोई गारंटी नहीं। इवन अगले साल कंपनी को लॉस हो गया तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। इवन प्रॉफिट हो गया तो भी कंपनी डिविडेंड दे जरूरी नहीं है। ठीक है बेटा। तो इक्विटी शेयर में यदि आपने मनी इन्वेस्ट की है तो इनकम मिलने की कोई श्योरिटी नहीं। कितना मिलेगा पता नहीं भाई, कब मिलेगा क्या पता। न इनकम की सर्टेनिटी, न उसके अमाउंट की सर्टेनिटी, न उसके डेट की सर्टेनिटी। उसमें इनकम फ्लक्चुएट होती है, फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता। किसी साल कंपनी डिविडेंड देती है, किसी साल नहीं देती है, किसी साल कम, किसी साल ज़्यादा, ये सब कुछ चेंज होते रहता है। तो ये है फ्लक्चुएटिंग इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। तो ये है इनकम जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट की दो कैटेगरी, फिक्स इनकम वाले इन्वेस्टमेंट और फ्लक्चुएटिंग वाले इन्वेस्टमेंट। नंबर टू में है पीरियड ऑफ होल्डिंग। इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टर टू होल्ड इट। क्या इरादा है इन्वेस्टर का, वो तय करता है कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है या इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। आप किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को ये नहीं कह सकते कि लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर पर। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे, मैंने एबीसी के शेयर्स आज खरीदे 3 अप्रैल को, और मैंने सोच लिया कि यार इस कंपनी में जो पैसे लगा रहा हूं ना मैं ठंडे दिमाग से सोच समझकर 3 साल बाद के हिसाब से चल रहा हूं कि कंपनी में 3 साल बाद अच्छी खासी ग्रोथ होगी। 3 साल के पहले मैं इसको नहीं बेचूंगा। तो ये मेरे लिए क्या हो गए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। 3 साल पहले नहीं बेचूंगा तो ये क्या हो गए? लॉन्ग टर्म। और उसी दिन आपने भी खरीदे, वही एबीसी के शेयर्स आपने भी खरीदे, पर आपने क्या सोच के खरीदे? जैसी भाव बढ़ेगा मैं इसको 2-1 महीने में तो निकाल दूंगा। तो आपके लिए क्या हो गए? वो आपका इंटेंशन उसे कम समय रखने का है, तो वही एबीसी के शेयर्स आपके लिए हो गए शॉर्ट टर्म, और वही एबीसी के शेयर्स मेरे लिए क्या हो गए? लॉन्ग टर्म। अच्छा, मैंने आज खरीदा ये सोचकर कि वो 3 साल रखूंगा तो मेरे लिए क्या हो गए? लॉन्ग टर्म। लेकिन खरीदने के 2 दिन बाद मैंने इरादा बदल दिया, नहीं भाई नहीं, मैं तो इसे जल्दी बेच दूंगा, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएंगे? उसी वक्त शॉर्ट टर्म। तो डिपेंड ऑन इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टर। यदि इन्वेस्टर उसे लंबे समय तक होल्ड करने का इरादा रखता है, इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टर टू होल्ड इट फॉर ए लॉन्गर पीरियड, देन इट विल बी कॉल्ड लॉन्ग टर्म, अदरवाइज ये होगा शॉर्ट टर्म। क्या समझ में आ गया? मैं आगे बढ़ूं? ठीक है बेटा, हम क्यों टाइम वेस्ट करें? जो चीज समझ में आ गया उसको एग्जाम्पल लिखे, बस बहुत इजी था। ठीक है, उसके बाद मार्केटेबिलिटी। लिक्विडिटी। कितना जल्दी इसको कैश में रियलाइज कर सकते हैं, कितना इसको जल्दी हम रियलाइज कर सकते हैं, कितना ज्यादा लिक्विड है। बेटा एक होता है इसमें लिस्टेड यानी कोटेड, एक होता है अनलिस्टेड यानी अनकोटेड। यदि कोई कंपनी का शेयर्स या कोई स्क्रिप्ट स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, उसका नाम रजिस्टर्ड में लिखा हुआ है कि वो उसकी डीलिंग इस कंपनी, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एमपी स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी,
मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी ने अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लिया है कि हमारे शेयर्स की डीलिंग यहाँ होगी, तो वो क्या होगी कंपनी? लिस्टेड। और जिस कंपनी ने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो हो गई अनलिस्टेड। किसके शेयर बेचना बहुत आसान है, किस स्क्रिप्ट को आप जब चाहे तब बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि लिस्टेड है तो आप जब चाहे तब इजीली उसको बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर अनलिस्टेड को बेचना आसान काम नहीं है। तो ज़्यादा इजीली मार्केटेबल कौन से हैं? लिस्टेड इज मार्केटेबल, वो लिक्विड है, और अनलिस्टेड लेस मार्केटेबल, उतने मार्केटेबल नहीं होते, उतने ज़्यादा लिक्विड नहीं होते। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, ये तो थी वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमने समझ ली, ये इन्वेस्टमेंट किस किस वैरायटी के होते हैं। अब हम शुरू करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट बाय एन इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर अपने यहां इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे करता है वो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। अकाउंटिंग यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। हाउसवाइफ, सैलरीड पर्सन, बिजनेसमैन, ट्रस्ट, एटीसी। सभी के लिए इन्वेस्ट यूजफुल है यदि वो इन्वेस्टर है तो। इफ इन्वेस्टर, यदि वो इन्वेस्टर है तो। ये लिखने की जरूरत नहीं है, हर चीज थोड़ा लिखी जाती, पर कोई दिक्कत नहीं लिखे तो भी, पर की तो सिर्फ दिमाग में रखने की चीज है। बेटा ये जो अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं ना, ये बाकी से डिफरेंट है। हमने पढ़ा सिंगल एंट्री, वो सिर्फ बिजनेसमैन के लिए काम का है। हम पढ़ेंगे चैप्टर होल्डिंग, मान लो फ्यूचर में कहीं वो सेकंड ग्रुप में, वो सिर्फ कंपनीज के काम का है। हाई परचेज सिर्फ कुछ ही लोगों के काम की अकाउंटिंग होती है। ब्रांच भी बिजनेसमैन की काम की चीज होती है, डिपार्टमेंट भी बिजनेसमैन की ही काम की चीज होती है। सारी अकाउंटिंग बिजनेस के काम की होती है, लेकिन ये ऐसी अकाउंटिंग है जो जिसका यूनिवर्सल यूजेस है। आप स्टूडेंट है, क्या आपको घर से पॉकेट मनी मिलती है खर्चे के लिए? उड़ा देते हो पूरी, दोस्तों पे, किसी को घुमाने पे? हाँ हाँ घुमाते हो पैसा का आप। तो यदि आप वो पैसा मान लो आपको कोई मिला ही नहीं घुमाने फिराने के लिए, तो फिर क्या करोगे? पैसा बच गया। अब बच गया फ्यूचर की अच्छी उम्मीद में कि यार चलो फ्यूचर में कोई और अच्छा मिलेगा तब उसको घुमाएंगे फिराएंगे। इन तरह का सब्र मीठा होता है। पैसा इकट्ठा करो, हो सकता है बहुत अच्छा कोई मिले, तो घुमाने पे खर्चा भी करना पड़ेगा, तब पैसा कहाँ से लाएंगे? बोले पैसा भी बचा बचा कर रखो, उसको इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट बेच देंगे। तो आपने भी इन्वेस्टमेंट किया, तो आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आप भी तो हो सकते हो इन्वेस्टर। तो आपको भी तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी कि आपने यदि इन्वेस्टमेंट किया तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे। एक हाउसवाइफ यदि मनी बचाती है तो वो मनी भी इन्वेस्ट कर सकती है। एक सैलरीड पर्सन भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एक बिजनेसमैन भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एक ट्रस्ट, एक टेम्पल, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये अकाउंटिंग यूनिवर्सल है, सभी के यूज की है। तो हम पढ़ेंगे इस अकाउंटिंग को कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग यूजफुल फॉर ऑल दिस। अच्छा यहां पर टू, यहां पर हम जो पढ़ने वाले ना बेटा, 2 चैप्टर्स। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में एक चैप्टर नहीं 2 चैप्टर हैं। जैसे आपको इंश्योरेंस क्लेम में चैप्टर 1 था, पर चैप्टर कितने थे? इंश्योरेंस क्लेम, अच्छा पढ़ा ही नहीं, ओके। अच्छा इंश्योरेंस क्लेम नहीं हुआ आपका?
अच्छा ठीक है, तो बेटा यहाँ पर एक चैप्टर में कितने चैप्टर छुपे हुए हैं? 2 चैप्टर छुपे हुए हैं, दोनों का तरीका अलग अलग है, कुछ कॉमन कुछ अलग अलग। तो इसमें हम 2 वैरायटी चैप्टर, फर्स्ट वैरायटी चैप्टर की इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, मतलब फ्लैक्चुएटिंग इनकम वाले इन्वेस्टमेंट, एक ये पढ़नी है। और दूसरी इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये कौन सी हो गई? फिक्स्ड इनकम वाले इन्वेस्टमेंट। दोनों की अकाउंटिंग बहुत ही अलग है। ये मतलब 2 अलग अलग चैप्टर ही हो गए बेटा हमारे। ये तो हाँ, कुछ बेसिक कॉमन है, बहुत सिंपल वाले, लेकिन बाकी दोनों चैप्टर इंटायरली डिफरेंट है, दोनों बिल्कुल अलग अलग जाते हैं। दोनों चैप्टर बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। तो पहले कौन सा चैप्टर पढ़ ले अपन? पहले कोई सा ही पढ़ ले, लेकिन कुछ बेसिक तो कॉमन है बेटा। ये दोनों चैप्टर अलग अलग है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? कॉमन बेसिक, कॉमन बेसिक्स फॉर इन्वेस्टमेंट चैप्टर। इन्वेस्टमेंट कॉमन बेसिक नंबर 1, सेपरेट investment account for each script। हर स्क्रिप्ट के लिए अलग अकाउंट। मतलब क्या हुआ बेटा? यदि आपने एक्स लिमिटेड के इक्विटी शेयर खरीदे, आपने वाई के इक्विटी शेयर खरीदे, आपने जेड लिमिटेड के इक्विटी शेयर खरीदे, तो आपका इक्विटी शेयर इन एक्स का अलग अकाउंट बनेगा, इक्विटी शेयर इन वाई का अलग अकाउंट, इक्विटी शेयर इन जेड का अलग अकाउंट। रीजन क्या? क्योंकि आपको पता करना होगा कि हमें किस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट से कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो आपको सबके अकाउंट, आपने एक्स कंपनी से कमाया और वाई में गवाया, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि किसमें इन्वेस्टमेंट फायदेमंद है, किसमें इन्वेस्टमेंट नुकसान दे रहा। तो आपको हर स्क्रिप्ट की अकाउंटिंग अलग अलग करनी पड़ेगी। आपका एक है 5% गवर्नमेंट बॉन्ड, उसका अलग अकाउंट खोलो। एक है 6% गवर्नमेंट बॉन्ड, अलग अकाउंट खोलो। एक है 7.5% गवर्नमेंट पेपर, अलग अकाउंट खोलो। हर स्क्रिप्ट का आपको अलग अलग अकाउंट खोलना पड़ेगा। और रीजन क्या है? कि हमें पता करना होता है कि हमें किस स्क्रिप्ट पर कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, उसके लिए हम हर इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग अकाउंट खोलते हैं। नंबर 2, सेपरेट। अच्छा, फॉर्मेट, फॉर्मेट फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसका फॉर्मेट, ये फॉर्मेट बेटा कॉमन रहेगा फॉर ऑल। हर इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट यही रहेगा, वो हम लिख लेते हैं। फॉर्मेट क्या रहेगा वो लिख लेते हैं। फॉर्मेट इन्वेस्टमेंट इन, वो पैसा कहाँ लगा वो लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स या इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड, जो भी है। डेट कॉलम रहेगा, डेट कब ट्रांजैक्शन किया, पर्टिकुलर क्या किया, जो इन्वेस्टमेंट खरीदे उसकी फेस वैल्यू क्या है, जो इन्वेस्टमेंट खरीदे उसकी फेस वैल्यू क्या है। ये फेस वैल्यू कॉलम बेटा रफ कॉलम है, ये कॉलम मेमोरेंडम है, ये एक्चुअल अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं है। स्क्रिप्ट मतलब क्या? अलग अलग वैरायटी। ये स्क्रिप्ट, इस स्क्रिप्ट में पैसा लगाया, इसमें लगाया, इसमें लगाया, ये स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट, अलग अलग इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी। फिर एक इनकम, इनकम
एक कॉलम इनकम का बनेगा और एक कॉलम कॉस्ट का। फिर से डेट, फिर से पर्टिकुलर, क्रेडिट साइड के लिए वही कॉलम, फिर से फेस वैल्यू, फिर से इनकम कॉलम और कॉस्ट कॉलम। ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। मैं एग्जांपल के समझा दूंगा बाद में। क्या फॉर्मेट समझ में आ गया? डेबिट के जो 5 कॉलम है क्रेडिट में वही के वही होंगे 5। जो डेबिट में 5 है वही क्रेडिट में 5 होंगे ना। लिखने की जरूरत क्या है? डेबिट देख देख के सीधे सीधे लिख दो फटाफट। डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इनकम, कॉस्ट। इसको मैं आपको एग्जांपल के समझाऊंगा फॉर्मेट को। इनकम क्यों, मतलब यहां पर क्या करते हैं, जैसे आपने 5% गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसे लगाया, 5% गवर्नमेंट बॉन्ड, तो उस पर आपको इनकम होगी कि नहीं होगी? ब्याज की इंटरेस्ट इनकम होगी कि नहीं होगी? उसका अलग अकाउंट बनाऊं या इसी जगह कॉलम बना दूं, क्या बेहतर है? यही कॉलम बना दूं उस इनकम के लिए या अलग से इंटरेस्ट अकाउंट खोलूं? जैसे एक इन्वेस्टर है उसके पास 70 तरीके की, 70 वेराइटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, 70 टाइप के इन्वेस्टमेंट है, होते हैं, मैं तो कम बोल रहा हूं। अब क्या करें बेटा, 70 इंटरेस्ट अकाउंट खोलने पड़ेंगे और नाम इंटरेस्ट ऑन 7% एफडी, इंटरेस्ट ऑन 5% गवर्नमेंट बॉन्ड, यही रख दो कि कॉलम, उसका कॉलम यही रख दिया तो क्या होगा? इस इन्वेस्टमेंट से कितना ब्याज कमाया यही दिख जाएगा एट ए ग्लांस। एक ही जगह देखकर आपको इस इन्वेस्टमेंट की सारी चीजें एक जगह ही मिल जाएगी। तो आपका इसका इंटरेस्ट अकाउंट अलग खोलने से बेहतर है इनकम कॉलम को इधर ही बना लो, डिविडेंड कॉलम, इनकम कॉलम। तो ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 था। कॉन्सेप्ट 3 में क्या कॉमन कॉन्सेप्ट में? नंबर 3, एक्सपेंसेस ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। यदि आपने एक्सपेंसेस को खरीदने पर कोई खर्चा किया है, इन्वेस्टमेंट को खरीदने का खर्चा किया है, एग्जांपल है ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांसफर फीस, सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन टैक्स इफ एनी, सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन टैक्स एक्सेट्रा। दलाली, जो ब्रोकरेज बोले, दलाली बोले, ये सब खर्चे होते हैं इन्वेस्टमेंट खरीदते वक्त। यदि इन्वेस्टमेंट खरीदते वक्त ये सब कुछ खर्चे हुए हैं तो जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे 3 लाख में और आपने जिस ब्रोकर के थ्रू खरीदे उस ब्रोकर को आपने 2,000 रुपए की ब्रोकरेज भी दी, तो ब्रोकरेज को आप खर्चा मानकर प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ कर देंगे या उस 2,000 को रिलायंस के शेयर्स की कॉस्ट मानकर, मतलब 2,000 को कैपिटलाइज कर देंगे और रिलायंस की कॉस्ट मान लेंगे और इन्वेस्टमेंट दिखा देंगे 3,02,000 पर बैलेंस शीट में या अपनी बुक्स में। तो 2,000 को एक्सपेंसेस मानना ठीक है रेवेन्यू, या उसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कैपिटलाइज करना ठीक मानेंगे? क्या करना चाहेंगे आप? अपना लॉजिक बताइए कि आपने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे थ्रू ब्रोकर, 2,000 रुपये उस पर ब्रोकरेज लगी, तो 2,000 की ब्रोकरेज को आप खर्चा मानकर पीएल में राइट अप कर देंगे अपनी अकाउंटिंग में, या फिर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट मानकर 3,02,000 को, मतलब 2,000 को कैपिटलाइज करेंगे? क्या आपको ठीक लगता है उसको कैपिटलाइज करना या
पीएल में जाकर राइट ऑफ करना। पूछना होता तो बड़ा डेंजरस है, हर व्यक्ति अपना दिमाग लगाकर कुछ बोलता है और जब क्या होगा। अच्छा चलो आपने और ये इन्वेस्टमेंट शेयर्स जो खरीद रहे हैं, ये आपका स्टॉक है या इन्वेस्टमेंट है? स्टॉक नहीं है, ये गुड्स नहीं है, ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। तो क्या करेंगे? इसको कैपिटलाइज करना ही सबसे ज्यादा ठीक होगा। एक्सपेंस क्यों माने? वो इन्वेस्टमेंट आपको कितने के पड़े? इन्वेस्टमेंट आपको कितने में पड़े? 3 लाख प्लस ब्रोकेज लगी, वो भी खरीदने का एक्सपेंसेस है, वो भी इन्वेस्टमेंट को खरीदने का एक्सपेंसेस ही है, उसको भी कैपिटलाइज करना होगा। चलो आपने एक चाइना से मशीन खरीदी, चाइना से मशीन खरीदी 50 करोड़ की, और जिस ब्रोकर के थ्रू खरीदी, जिस व्यक्ति की सहायता से खरीदी, जिसने मीडिएटरशिप करके खरीदी, उसको आपको 1 करोड़ रुपया देना पड़ा। 50 करोड़ की डील कराने में 1 करोड़ रुपया मीडिएटर ने लिया डील करवाने का। तो आप क्या हुआ कि मशीन कितने में पड़ी? 51 लाख में पड़ी। तो वो आपने उस ब्रोकरेज को कैपिटलाइज किया, उसको मशीन की कॉस्ट माना। आप उसका गाड़ी भाड़ा, वहां से मशीन को इंडिया तक लाने का फ्रेट लगा 50 लाख, तो उस फ्रेट को खर्चा मान लोगे कि मशीन की कॉस्ट? तो एक्सपेंसेस इनकर्ड टू एक्वायर द असेट, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू एक्वायर द असेट को क्या करते हैं? क्या करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं, रेवेन्यू ट्रीट करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। तो ये भी इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करने का खर्चा ही तो है। इन्वेस्टमेंट भी तो असेट है, तो असेट यानी इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करने के खर्चे को हम इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट मानेंगे, उसको कैपिटलाइज करेंगे। तो लिखेंगे ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, कैपिटलाइज इट, कैपिटलाइज इट, that is debit it in investment account, so it will become cost of investment। इसको कैपिटलाइज कर दो, इसको इन्वेस्टमेंट में डेबिट कर दो, इससे हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट बढ़ जाए। हाँ ना, बिल्कुल। जो आपने इन्वेस्टमेंट खरीदे 3 लाख के, उस पर आपने जो भी खर्चा किया, उसको खरीदने का ब्रोकरेज दी, गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी पे करी, कंपनी को अपने नाम कराने के ट्रांसफर फीस पे करी, गवर्नमेंट को ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया, ये सब इन्वेस्टमेंट खरीदने के खर्चे हैं। तो सिंपली इनको हमें कैपिटलाइज करना ही होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट करना ही होगा, क्योंकि ये इससे हमारी इन्वेस्टमेंट की लागत बड़ी है। ये हो गया एक्सपेंस ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। चौथा है एक्सपेंसेस ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये तो थे एक्सपेंसेस ऑफ परचेज। फोर्थ है एक्सपेंसेस ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। वही ब्रोकरेज वगैरह, दलाली यानी ब्रोकरेज। शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म। हम माल खरीदते हैं, वो शॉर्ट टर्म होता है। गुड्स खरीदते हैं, वो शॉर्ट टर्म होता है। उस पर जो खर्चे करते हैं गुड्स को हमारे लाने के, गुड्स को हमारे यहाँ लाने तक के, वो भी तो हम गुड्स की कॉस्ट मानते हैं, उसको भी तो हम परचेज अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो वो तो शॉर्ट टर्म था। दलाली या ब्रोकरेज डी बेचते वक्त, इन्वेस्टमेंट बेचते वक्त, यदि मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं 2.5 लाख के,
2,50,000 मेरी कॉस्ट है, मेरी बुक वैल्यू 250 है, मैंने उसे 3 लाख में बेच दिया, 3 लाख में बेच दिया, पर मुझे जिसके थ्रू बिके उस ब्रोकर को दलाली देनी पड़ी, ब्रोकरेज देनी पड़ी 2,000। तो जो इन्वेस्टमेंट मेरी बुक्स में 250 पर हैं वो मैंने 3 लाख में बेचे, लेकिन 3 लाख में से 2,000 तो मेरा कट गया। उस ब्रोकर ने क्या करा, जिसने डील करवाई वो मुझे 3 लाख देगा या 2,000 काट कर 290 देगा? बेटा मैंने 3 लाख में बेचे थ्रू ब्रोकर, तो क्या ब्रोकर और उसकी ब्रोकरेज बनी इस ट्रांजेक्शन में 2,000, तो मुझे पेमेंट कितना करेगा? 298 काट, वो मुझे 2,000 रुपये उसका काट कर ही मुझे पेमेंट करेगा। तो मुझे बताओ इस डील पर प्रॉफिट कितना हुआ? 250 की कॉस्ट के शेयर्स बिके 3 लाख पर, लेकिन ब्रोकर ने 2,000 दलाली भी ली, ब्रोकरेज भी ली 2,000। तो बताओ मुझे इस डील पर प्रॉफिट कितना हुआ? 50 का प्रॉफिट हुआ, उसमें 2 के खर्चे कट गए, ब्रोकरेज के प्रॉफिट 48 हुआ कि नहीं हुआ इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पर? तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे प्रॉफिट जो आपके सामने 48 आए वही सही है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ये मानना ही नहीं चाहिए कि मेरे इन्वेस्टमेंट 3 लाख में बिके, बल्कि मैं तो मानूंगा कि मेरे बिके ही 298 में बिके। मैं सेल प्रोसीड 298 लूंगा, मेरी कॉस्ट 250, मेरी सेल प्रोसीड 298, तो प्रॉफिट अपने आप 48 आएगा। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन लिखो, इसका ट्रीटमेंट लिखो, इसका ट्रीटमेंट क्या है वो लिखो, और मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। डिडक्ट इट फ्रॉम सेल प्रोसीड एंड remaining amount, that is net sale proceed, shall be credited in इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सिर्फ नेट सेल प्रोसीड को ही इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो मैंने जो बताया एक्सपेंसेस खरीदने के और एक्सपेंसेस बेचने के दोनों के ट्रीटमेंट बताया, क्या इसका एग्जांपल चाहेंगे समझने के लिए? और एग्जांपल बता दूं एक, खरीदने और बेचने के एक्सपेंसेस को ट्रीट करने का तरीका मैंने बताया, उसके लिए एग्जांपल ले लूं एक? ठीक है, तो लिखो एग्जांपल। एग्जांपल लिखो, मिस्टर विराट परचेज्ड 3,000 equity shares of ABC Limited from, क्या किससे खरीद, उससे मतलब क्या? फेस वैल्यू 100 at the rate of rupees 140 each. After a few months, he sold 1,800 shares at the rate of rupees 150 per share. ब्रोकरेज रेट 2% की है। मैं स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन।
स्टार्ट करूं? करूं? पहला तो वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नंबर 1 फॉर कॉस्ट ऑफ परचेज 3000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 140, मतलब 420। इसमें जो खर्चा लगा है खरीदने का ब्रोकरेज, वो इन्हीं शेयर्स की कॉस्ट है 4,20,000 का 2%, 8,400, 4,28,400 टोटल। कॉस्ट ऑफ परचेज 4,28,400। वर्किंग नंबर 2, सेल प्रोसीड पब्लिक प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, दोनों एक साथ। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, बैलेंस शीट तक मत जाओ बेटा, अभी जो पढ़ा रहा हूं समझ लो। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, 1800 शेयर्स बिके हैं 150 में, 2,40,000 तो 70। इसमें से 2% तो हमारी ब्रोकरेज घट जाएगी, क्योंकि शेयर्स में, सिक्योरिटी में ब्रोकरेज दोनों को देनी पड़ती है, बेचने वाले को भी खरीदने वालों को भी। खरीदते वक्त भी ब्रोकरेज लगती है खरीदते वक्त, और बेचते वक्त जिस ब्रोकर के थ्रू बिके उसे हमें ब्रोकरेज देनी पड़ती है एट द रेट ऑफ 2%। 5400 की ब्रोकरेज लग गई तो हमें नेट कितना मिला होगा? 2,64,600 ही नेट। ये है नेट सेल प्रोसीड, ये है नेट सेल प्रोसीड। इसमें से लेस कॉस्ट ऑफ 1800 शेयर्स सोल्ड, जो 1800 बेच दी उसकी कॉस्ट घटा दो तो मिलेगा प्रॉफिट या लॉस। $2,57,040। एक ऑनलाइन में आंसर आया है 257,040 कॉस्ट है क्या? हमारी कॉस्ट थी 28,400, 4,28,400 हमारी कॉस्ट थी। कितने शेयर्स की? 3,000 शेयर्स की कॉस्ट थी। 3,000 की इतनी, तो 1800 शेयर्स की कितनी? 257,000 सही थी जो बताई थी मैंने, या इधर ऑनलाइन पे जो बताई थी वो सही थी। तो प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल आया 7,560। लिख लिया बेटा है तो हम वर्किंग नोट। अब हमने वर्किंग नोट तो बना लिया, अब हम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एबीसी। डेट
पर्टिकुलर फेस वैल्यू, इनकम तो ऐसे है नहीं पर कॉलम बना दिया, और कॉस्ट कॉलम, डेट पर्टिकुलर फेस वैल्यू, इनकम और कॉस्ट कॉलम। अभी बच्चा पूछा सर ये क्यों कर रहे हैं, ऐसे अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, इसलिए कर रहे हैं बेटा। डेट पर्टिकुलर फेस वैल्यू, इनकम और कॉस्ट, डेट पर्टिकुलर फेस वैल्यू, इनकम और कॉस्ट कॉलम। वॉइस कट रही है बेटा, आपका नेटवर्क इशू होगा। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एबी लिमिटेड में आपको एक एग्जांपल लेके बताना चाहता हूँ, ये हम क्यों कर रहे हैं भाई साहब को जवाब दो, भाई साहब या जो भी है, नाम तो दिखा नहीं। एक्सपेंसेस ऑन परचेज और एक्सपेंसेस ऑन सेल का ट्रीटमेंट समझने के लिए हम ये एग्जांपल लिए हैं। मैंने पूछा था एग्जांपल लूँ क्या समझाने के लिए, बोले हाँ सर लो, तो मैंने एग्जांपल लिया एक्सपेंसेस को समझाने के लिए। ठीक है, तो डेट तो पता नहीं। सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट खरीदे 4,24,400 में, 4,28,400 में हमने 3,000 शेयर्स खरीदे। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक, तो इन्वेस्टमेंट में लिख दो टू बैंक। फेस वैल्यू 3 लाख है इनकी, तो कॉस्ट, कॉस्ट कितनी होगी 4,28,400, 4,28,400। अच्छा ये हमने खरीद लिया, तो ये हमने जो एक्सपेंसेस खरीदने पर किए उसको हमने क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया, उसको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट मान लिया, बस यही हुआ। तो ये था खरीदने के एक्सपेंस का ट्रीटमेंट, समझ में आ गया। अब बेटा बेचा, डेट मुझे पता नहीं पर बाय बैंक करो, और जो इन्वेस्टमेंट बेच दिए 1,800 उसकी फेस वैल्यू भी बाहर कर दो, 1,80,000 की फेस वैल्यू भी फेस वैल्यू कॉलम से बाहर कर दो। बेटे इसकी सेल प्रोसीड क्या रही, सेल प्रोसीड जो है एक्सपेंस मैं समझाना चाहता हूँ कि हमारे खर्चे जो लगे ना, बेचते वक्त 5,400, बेटा ये मानो ही मत कि खर्चा हुआ, क्या मान लो कि हमें तो मिला ही कितना, 264,600 मिला। यदि आपने ये मान लिया कि 264,600 मिला, तो फिर आपको ये एक्सपेंसेस अपना खर्चा मानने की ये एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की जरूरत है क्या। आप तो मान लो कि ब्रोकर ब्रोकर हमें 270 में से 5,400 कट करके 264 ही देगा, तो हम तो माने कि हमें 264 ही मिला, 270 मिला ही नहीं। सेल करने पर हम ये माने नहीं कि हमें 270 मिला है, बल्कि 264,600 मिला, 264,600 मिला, तो यहाँ लिख दो 264,600 बाय बैंक कर दो। कॉस्ट कॉलम में हे भगवान 11 12 आप फिक्स सेकंड बनाते हो, फिक्स सेकंड बनाना आता है आपको, बोलो आता है कि नहीं आता है। चलो बेसिक की बेसिक पे जाते हैं, यहां पर टू बैंक करते हैं, फिक्स एसेट खरीदी 6 लाख की एसेट खरीदी, टू बैंक 6 लाख करते कि नहीं करते। ये 6 लाख क्या है बताओ, 6 लाख क्या है, कॉस्ट है।
अब जब इसको बेचते हैं बेटा, हमारा ये डेबिट में कॉस्ट कॉलम है और इधर बैलेंस भी क्या बचती है, कॉस्ट लेस डब्ल्यूडीवी, उसको भी कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन यदि असेट बिक गई 6,20,000 में, तो बाय बैंक 6-20 करते कि नहीं करते हैं, तो और फिर 20 का प्रॉफिट यहाँ डेबिट और 2 प्रॉफिट ऑन सेल, ये करते भी नहीं करते बेटा। इन आप जब फिक्स्ड एसेट अकाउंट नहीं करते तो यहाँ सेल प्रोसीड लिखकर प्रॉफिट यहाँ बाहर नहीं करते थे, वही हम कर रहे हैं। ये था बेसिक का भी बेसिक। अच्छा, तो कितना प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट यहां से डेबिट होकर प्रॉफिट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये जो प्रॉफिट हुआ है ना, हमें प्रॉफिट जो हुआ है 7,560 का, ये प्रॉफिट कहां पड़ा है अभी, ये प्रॉफिट 7,560 हमने निकाला, ये प्रॉफिट कहां पड़ा हुआ है बताओ ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट की किस तरह पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में पड़ा हुआ है, इसमें इंक्लूड है ना वो प्रॉफिट। मतलब वो प्रॉफिट अभी इन्वेस्टमेंट की क्रेडिट में पड़ा हुआ है, तो उसको इन्वेस्टमेंट से डेबिट करके प्रॉफिट अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा 7,560, है ना, यहां से डेबिट और प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट में क्रेडिट, और वहां से हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। बस अब बाय बैलेंस सीडी, कितनी फेस वैल्यू के शेयर्स बच गए, नहीं बताओ, मैं भी आराम करता हूं, आप भी आराम करो। कितनी फेस वैल्यू के शेयर्स बचे, तो यहां लिख दो 1,20, और उसकी कॉस्ट बैलेंस शीट फिगर हो जाएगी 1,71,360, ये बैलेंस शीट फिगर आ रहा है, ये आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस है। ये क्या है, 1,200 शेयर्स की कॉस्ट है, ये है 1,200 शेयर्स की कॉस्ट। इसको आप चेक करो ना बेटा कैसे आती है, 1,71,360 एक और तरह से वेरीफाई कर सकते हैं अपन, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं बताओ। यस, ये 428,400 कॉस्ट है, ये कितने शेयर्स की, 3,000 शेयर्स की, इतनी तो 1,200 की कितनी, वो भी आ जाएगा, वही आएगा, वही तो कॉस्ट आएगी। ये है इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट जो मैंने बनाया समझाने के लिए। ये था इन्वेस्टमेंट अकाउंट का एक फॉर्मेट, और एक्सपेंसेस ऑफ परचेज और एक्सपेंस ऑफ सेल का क्या ट्रीटमेंट होगा उसको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया है। ये था बेसिक नंबर 4, और बेसिक नंबर एग्जाम्पल तो था, बेसिक नंबर 5 चल रहा है ना अभी, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगला है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। एस 13 हमें वैल्यूएशन के बारे में बताता है। एस 13 किसी ह्यूमन बींग ने ही फ्रेम किया होगा, या कहीं ऊपर से भगवान ने या कहीं और से बन के आया है, गॉड वॉड कहाँ से आया, ह्यूमन बींग ने। और अच्छा आप भी क्या ह्यूमन बींग हो या कुछ और हो आप, अच्छा आप भी वही हो, मतलब जिस तरह के लोगों ने बनाया, जिनके पास दिमाग था, उन्हीं तरह के लोग आप भी ह्यूमन बींग हो, आपके पास भी दिमाग है। जब वो लोग वैल्यूएशन का तरीका बता के गए हैं एस 13 बनाने वाले, तो हम भी तो दिमाग लगा कर बना सकते हैं कि वैल्यूएशन कैसे किया जाए, बोलो। आप भी इंसान ही हो ना, वही दिमाग है ना आपके पास, जिन्होंने एस 13 बनाया वही दिमाग आपके पास भी है। चलो तो फिर इनकम कॉलम में एंट्री अभी नहीं बता रहा हूँ, इनकम कॉलम में जब इनकम आएगी तब बताऊंगा, अभी तो मैंने एक्सपेंसेस के लिए ये एग्जांपल लिया था। यस, मैं आपको इसके वैल्यूएशन के पहले इतिहास में ले जाता हूं, जो आपको पता है स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है। स्टॉक का वैल्यूएशन, गुड्स,
गुड्स यानी स्टॉक का वैल्यूएशन आप कैसे करते हो? कौन बताएगा? नहीं, प्रॉफिट इनकम कॉलम में नहीं जाएगा। इनकम कॉलम में इनकम जाएगी, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम डिविडेंड। वो प्रॉफिट अलग से जाके प्रॉफिट अकाउंट में जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन से तो उसकी वेरिफिकेशन होता है कि वो फिजिकली है कि नहीं। मैं पूछ रहा हूँ वैल्यूएशन कैसे होता है? दो तरह से वैल्यूएशन होता है। गुड्स का वैल्यूएशन तो फिजिकल से, अच्छा फीफो लिफो से। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। ठीक है, ये सही है। पता नहीं मुझे क्या क्या जवाब मिल रहे हैं, मतलब चक्कर तो आ रहे थे मुझे थोड़े, तो मैं कुर्सी बैठा तो मैं संभल गया। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, ये तरीका है गुड्स के वैल्यूएशन का। यदि आपने गुड्स खरीदा 5 लाख में और ईयर एंड में उसकी मार्केट वैल्यू घटकर 4,75,000 रह गई, 475 ईयर एंड में, वो माल अभी बचा है, बिका नहीं, तो आप अपने उसको कितने पे वैल्यू करोगे? कॉस्ट और मार्केट बेच एवरेज लेस के हिसाब से तो 475 पे वैल्यू करोगे। मतलब आपको 25 का लॉस बुक करना पड़ेगा। जब 5 लाख की चीज को आप 475 पे दिखाओगे तो 25 का लॉस आपने बुक कर लिया। क्या ये सही किया आपने? ये 25 का लॉस बुक करके सही किया क्या? बोलो। अरे जब की गलत किया, सही किया। क्योंकि जो कुछ आपने खरीदा है उसको आप जल्दी बेचने वाले हो या लंबे समय तक रखने वाले हो? जो गुड्स आपने खरीदा उसको आप जल्दी ही बेचने वाले हो। और जल्दी ही बेचने वाले हो तो क्या मिलने वाला है? जल्दी ही बेचने जाओगे तो क्या मिलेगी? करंट मार्केट वैल्यू मिलेगी या कुछ और? करंट मार्केट वैल्यू मिलेगी। कितनी? 475। तो क्या संभावना है? क्योंकि 5 लाख का माल जो खरीदा आप उसको जल्दी ही बेचने जाओगे, क्योंकि स्टॉक हम रखने के लिए नहीं बेचने के लिए खरीदते हैं, और बेचने जाओगे तो आज आपको 475 ही मिलेगा। तो उसके एंगल से 25 का लॉस की संभावना बहुत 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 ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? तो हमें इस 25 के लॉस को प्रोवाइड फॉर कर लेना चाहिए, और हम कर लेते हैं। हम स्टॉक खरीदते हैं 5 लाख पर और स्टॉक में दिखाते हैं, क्लोजिंग में दिखाते हैं 475 पर, मतलब हम 25 का लॉस बुक कर लेते हैं अभी, ये एज्यूम करते हुए कि हमें ये लॉस होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो गई है। इसलिए हम स्टॉक चूंकि जल्दी ही बेचने का इरादा होता है, इसलिए हम उसको 475 यानी मार्केट वैल्यू पे ले लेते हैं। इसका उल्टा, इसका रिवर्स, मान लो हमने फिक्स्ड एसेट खरीदी 5 लाख की, उसकी वैल्यू घट के रह गई ईयर एंड में 4.5 लाख। अब लैंड खरीदी 5 लाख, उसकी वैल्यू रह गई 4.5 लाख, क्या करेंगे? ले आए 4.5 लाख पर, ले आए 4.5 लाख पर, या 5 पे ही रहने दें? क्यों? अरे भाई ये भी तो वैल्यू में कमी आ गई, ये 50 लाख बुक करो ना। क्यों नहीं करते इसको? 5 लाख की कॉस्ट पे कैरी करोगे या मार्केट वैल्यू पे 4.5 लाख पे लाओगे? कॉस्ट पे कैरी करोगे। ये आप पार्शलिटी कैसी कर रहे हो? स्टॉक के लिए आप कहते हो कि नहीं भाई 475 और 25 का लॉस बुक कर लो, और वही लैंड के लिए मुकाया, बोले नहीं सर 5 लाख कोई लॉस मत बुक करो। ये पार्शलिटी कैसी है आप लोगों की? लैंड को हमें बेचना नहीं है। जब उसे आज बेचने का इरादा नहीं है तो हमें उसकी करंट मार्केट वैल्यू से मतलब नहीं होना चाहिए। इसलिए फिक्स्ड एसेट को कॉस्ट पे कैरी किया जाता है और उसकी मार्केट वैल्यू को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि उसको जब आज बेचना नहीं है तो आज की मार्केट वैल्यू से भी मतलब नहीं है, इसलिए उसको कॉस्ट पर कैरी किया जाता है। लेकिन गुड्स को जल्दी ही बेचना है, इंटेंशन है जल्दी बेचने का, वो शॉर्ट टर्म है, और जल्दी बेचेंगे तो क्या मिलेगी? करंट मार्केट वैल्यू 475, तो 25 का लॉस की संभावना बहुत ज्यादा है, संभावना ज्यादा है, इसलिए हमें लॉस बुक कर लेना चाहिए। इसका मतलब लॉन्ग टर्म असेट को आप वैल्यू करते हो कॉस्ट पर और शॉर्ट टर्म को वैल्यू करते हो कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज। तो वो फंडा यहां भी लगा दो ना इन्वेस्टमेंट पर, तो इन्वेस्टमेंट पर लिखो सेम फंडा
जो आपके माइंड में है वो AS13 ने बताया हुआ है। AS13 ने बिल्कुल यही बताया हुआ है जो आपने अभी सजेस्ट किया। यदि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है और इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म है तो क्या करोगे? वैल्यूड और कैरीड एट कॉस्ट। इसको कॉस्ट पे कैरी करेंगे, इसकी मार्केट वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है। और ये वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लोअर। ये लाइक फिक्स्ड असेट्स और ये लाइक गुड्स। और डिटेल पढ़नी है वैल्यूएशन की तो कहाँ पढ़ेंगे? AS13 में जब आपको टीचर पढ़ाएंगे तब। आपको जब AS13 पढ़ाया जाएगा तब टीचर आपसे पूछेंगे कि आपका ये इन्वेस्टमेंट चैप्टर हो गया क्या? तो आप क्या बोलोगे? हाँ, तो टीचर बोलेगा कि चलो हो गया, तो AS13 खत्म। और आपको AS13 तो पढ़ लिया आपने, पर मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ क्योंकि उनको ये आइडिया होगा कि मैंने AS13 पढ़ा दिया है, पर मैंने एक्चुअल में पूरा नहीं पढ़ाया होता है। मैंने पढ़ाया होता है उतना पार्ट जो मेरे प्रैक्टिकल में जरूरी है। ये पढ़कर आप AS13 के क्वेश्चन यदि अलग से आ गए तो आप नहीं कर सकते। AS13 के क्वेश्चन यदि आएंगे इन्वेस्टमेंट पर अलग से, जो फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन में आ गए, तो वो आपको उनसे पढ़कर ही करने पड़ेंगे। तो आपको उस वक्त ये बोल देना है, मैं पास वाली क्लास में बोल के आया हूँ कि क्या बोल देना कि हमने पढ़ तो लिया पर न पढ़ने के बराबर है, हमें तो कुछ आता ही नहीं उसमें, हम सब भूल गए, कुछ भी नहीं आता है। तो आपको सारी चीज़ें वो फिर से बता देंगे तो ठीक रहेगा। जहां आपने ऊंचे ऊंचे के जल्दी बता दिया तो बोलेंगे सब तो आता है छोड़ो, सब तो आता है छोड़ो। उसमें वो बात भी चली जाएगी जो उसको बताना चाहिए, और वो सोचेगा ये भी इनको पता होगी जो मैंने बताई नहीं। तो बेहतर है आप उसके बारे में बिल्कुल साइलेंट रहें और पूरी चीज़ें फिर से अच्छे से पढ़ें तो ठीक रहेगा। तो ये हमने पढ़ा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर शॉर्ट टर्म। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है, हाँ ऐसा बोल देना सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया इन्वेस्टमेंट, हमें समझ में नहीं आया। बोल देना मुझे क्या डर है, बोल देना। तो बच्चों आप बोल देना, क्या बोल देना, सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, हमें समझ में नहीं आया, तो आप फिर से पढ़ा दो, वो भी चलेगा। आपके भले के लिए मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ अपनी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये बेसिक फंडे थे जो कॉमनली सभी में काम आएंगे। अब हम पर्टिकुलर चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अभी तो हमारा बेसिक था, अब क्या स्टार्ट होगा? चैप्टर अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। इसमें बेटा हमें जो बेसिक पढ़ने हैं, इसके जो बेसिक्स पढ़ने हैं हमें, इसके जो बेसिक्स रहेंगे इस चैप्टर के, एक तो रहेगा बोनस इशू, एक रहेगा
राइट इशू, और तीसरा रहेगा डिविडेंड पेड बाय कंपनी। कंपनी ने डिविडेंड दिया। ये 3 बेसिक हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। तो पहला बेसिक हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिविडेंड सबसे पहले पढ़ने वाले अपन। हम अब पढ़ने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड बाय इन्वेस्टर। डिविडेंड यदि किसी को मिलता है, इन्वेस्टर को डिविडेंड मिलता है, तो उसकी अकाउंटिंग वो क्या करता है, कैसे करता है? ठीक है, तो ये अकाउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं डिविडेंड का ट्रीटमेंट। सबने नोट कर लिया यहां तक? ठीक है बेटा। इसका एग्जाम में वेटेज, वेटेज का क्या बोलूं बेटा, कोई श्योरिटी नहीं होती, पर अराउंड 8 मार्क, 8 मार्क का क्वेश्चन मान सकते हो। 8 नंबर का क्वेश्चन इस पर, और अल्टरनेट में तो आ ही जाता है। मतलब सबसे, मैं तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मानता हूं मैं। हर 3 अटेम्प्ट में से 2 अटेम्प्ट में तो मान ही लो इसको, फ्रिक्वेंसी की बात करूं तो। बाकी सीए में ऐसा कुछ भी बोलना गलत ही होता है। फिर भी आपने पूछा तो बोल सकता हूं कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार पूछा जाता है, ये मान लो आप। कौन सा पॉइंट रिपीट कर दूं? ये पॉइंट मतलब कौन सा? वैल्यूएशन, वैल्यूएशन का पॉइंट। वैल्यूएशन बेटा लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट पे कैरी करो, लाइक ए फिक्स्ड एसेट। जब इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है तो हमें उसको लंबे समय सोचो ना बेटा। यदि मैंने कोई शेयर खरीदा कि 3 साल बाद बेचूंगा, 3 साल बाद बेचूंगा, तो मुझे आज की मार्केट वैल्यू से मतलब रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? मैंने कोई शेयर खरीदा 150 रुपये में, ये सोचकर कि मैं 3 साल तो कम से कम रखूंगा, 3 साल बाद के पहले नहीं बेचूंगा, और आज खरीदने के बाद उसका रेट 140 रुपये हो गया, तो बताओ मैं इसको 140 रुपये ले आऊं या 150 पे चलने दूं? एक 150 पे चलने दूं या 140 पे ले आऊं? चलो, ऑनलाइन वाले बच्चे जवाब दे रहे हैं 150 150 150। सही है क्या? जब मुझे आज उसको बेचना नहीं है, मतलब ये आपको शायद, आपको ऑनलाइन वालों को समझ में आ गया, फेस टू फेस को समझ में नहीं आया, मतलब रिप्लाई नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मुझे इसमें भी फिर एग्जाम्पल लेके समझाना पड़ेगा। टाइम वेस्ट होगा तो होगा, पर समझाता हूँ मैं एग्जाम्पल लेकर के। जवाब तो कुछ दिया नहीं आपने। एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं मुझे तो। बेटा आपने सबने जवाब दिया, यहाँ तो सबकी नींद नहीं उड़ रही है। कोई बता ही नहीं पा रहा है कि 150 या 140 में रखेंगे। एक बच्चे ने भी नहीं बोला यार, मतलब बोला तो मुझे सुनाई भी नहीं दिया। 2-4 बच्चों के बोलने से क्या होता है? क्या समझ में आ गया? बेटा तुम्हें तो आ गया, तुमने तो पहले भी जवाब दिए थे, उस वक्त भी जवाब दिए थे, बाकी की बात हो रही है ना। टाइम बर्बाद होगा तो आपका, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो एक नहीं 10 दिन आते बोले तो 1 घंटे समझाता रहूंगा। लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म को क्यों कॉस्ट पे कैरी करते हैं? तो लॉन्ग टर्म को कैरी करते हैं। बेटा इसी वजह से क्या होता है ना, कभी कभी कुछ और भी अच्छी बातें होती है, वो बताने में डर लगता है कि बच्चों को जहां पर इसी बेसिक चीजों को समझाने में पसीने आ जाए, तो उससे नई चीज बताने में तो डर ही लगता है
कि वो बता दी तो और अभी पसीने छूट जाएंगे, और जो बेसिक जरूरी बेर मिनिमम वो भी समझ में नहीं आएगा, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं आपके इस रिस्पॉन्स से कि यार बच्चों को ये समझ में नहीं आया, तो आगे कुछ और नया बताना तो रिस्की हो जाएगा, मत बताओ, अभी देखेंगे क्या होता है। तो बेटा हम भी ह्यूमन बींग है, हमारा भी मोटिवेशन डिमोटिवेशन होता है, और आप ही हो वो, आपका रिस्पॉन्स अच्छा होता है। जब आपको पता था तो फिर भी बोलने को आप तैयार ही नहीं हो। हाँ, तो डिविडेंड में तो पसीने छूट जाएंगे मुझे। चलो, हम यहाँ पूरी अकाउंटिंग डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर ही होगा ना, जो कंपनी इशू करती है उसके लिए तो वो शेयर कैपिटल है, जिस कंपनी ने इशू किया तो उसके लिए डिवेंचर लोन है, इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टर के लिए हुआ ना। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक पहला चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर की खासियत आपको पता है कि इसमें डिविडेंड का कोई फिक्सेशन नहीं होता। इसकी अकाउंटिंग कैसे करना है वो हमें समझना है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। तो एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग होगी, कंपनी के लिए तो शेयर कैपिटल लायबिलिटी है, हम तो इन्वेस्टमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, शेयर कैपिटल थोड़ा, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अब डिविडेंड की बात करें। यदि मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मेरे पास किसी कंपनी के इक्विटी शेयर है और मुझे उस कंपनी ने डिविडेंड दिया, तो वो डिविडेंड जो मुझे मिलेगा कंपनी से, मैं उसको, ये जैसे मेरे पास इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स हैं, तो ये मुझे डिविडेंड मिलेगा, तो मैं उसको और चूंकि मैंने उसका अलग से अकाउंट नहीं बनाना है, बल्कि यही जो करना है वो इसी जगह करना है, ताकि सारी चीजें एट ए ग्लांस आ जाए, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर के बारे में जो समझना है सब यहाँ आ जाए। तो मुझे डिविडेंड मिला तो मैं क्या करूंगा, उसको बैंक अकाउंट डेबिट करके कहाँ क्रेडिट करूंगा? कहाँ क्रेडिट करूंगा? थैंक यू बेटा, कौन बताएगा? मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से बात कर लूँ तब तक, फेस टू फेस वाले तो दो चार बच्चे बताएंगे, बाकी चुपचाप बेटे सुनते रहते हैं, ऐसे करके फिर ऐसे करके। यस, इधर से मुझे अभिमन्यु ने सही बताया, और उसके पहले कई बच्चे बता रहे हैं सही, इसको इनकम कॉलम में लेने का बोल रहे हैं, दीक्षांत भी, लवकुश भी, अब्दुल्ला भी, कई बच्चे बोल रहे हैं इसको कहाँ ले लें, इनकम कॉलम में ले लें। मुझे डिविडेंड मिला, ये मेरा इक्विटी शेयर में जो मैंने मनी इन्वेस्ट की उस पर रिटर्न है, तो मैं उस डिविडेंड को यहाँ बाय बैंक करते हुए यहाँ ले लूंगा, यहाँ डिविडेंड की इनकम ले लूंगा, ऐसा मेरी इनकम है इस पर्टिकुलर इक्विटी शेयर एबीसी में, मेरी इनकम हुई, इनकम का बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ बाय बैंक कर दूंगा, और बाद में इस इनकम को यहाँ से डेबिट कर कर टू पीएनएल, यहाँ से डेबिट कर कर पीएल में क्रेडिट कर दूंगा। तो ये पीएनएल कहाँ से आ गया इन्वेस्टर के यहाँ? अरे भाई मेरी मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने 12 जगह पैसा लगा रखा है, इधर 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 इधर। अब मेरे 12 अकाउंट है, ये इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट, ये, अब सबसे मुझे इनकम हो रही है, तो सारी इनकम को एक जगह लाऊंगा ना, मुझे कुल इनकम कितनी हुई, तो मेरा एक बनेगा ना पीएनएल, जैसे ये इनकम, ये डिविडेंड मुझे मिला एबीसी से, तो यहां से डेबिट और पीएल में क्रेडिट कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट कॉलम बनाना होगा, और मुझे ये जो डिविडेंड मिला ये मैं क्या करूंगा, इस डिविडेंड को मैं, यदि मुझे डिविडेंड मिला है एबीसी कंपनी से, तो मैं इस डिविडेंड को एबीसी के इनकम कॉलम में क्रेडिट कर दूंगा, और बाद में उस डिविडेंड कॉलम से डेबिट करके पीएल में क्रेडिट कर दूंगा। तो यह है डिविडेंड कॉलम, मैं उसको अपनी इनकम मानूंगा। लेकिन इसके बारे में आपको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल लेता हूं, ठीक है? अब हम समझते हैं, मान लीजिए एक फर्म है ए और बी की, पार्टनरशिप फर्म है ए और बी की, उस फर्म को चलते चलते हो गए हैं 8 महीने। अब उसमें से बी जाना चाहता है, और उसकी जगह बी खुद को हटाकर उसकी जगह आपको फिट करना चाहता है। बी 8 महीने बाद निकलना चाहता है, ए बोलता भाई मैं तुझे अभी नहीं जान दूंगा, पूरा साल निकालना पड़ेगा तुझे, अभी 8 महीने हुए साल शुरू को, पूरा 12 महीना होगा, ईयर एंड होगा, तब हम प्रॉफिट निकालेंगे, तब मैं तुझे कहूंगा तू निकल जा, अभी तो तुझे फर्म में रुकना पड़ेगा।
अब आपको पैसे की जल्दी है, आपने ऐसे बात करी कि भाई चल ठीक है, तू मुझे पैसा मत दे, मुझे पैसा मत दे, मैं अभी तुझसे पैसा नहीं मांगता हूं, पर मैं मेरी जगह किसी दूसरे को पार्टनर बना के चले जाऊं, सी को, मान लो आपका नाम है सी डी, जो भी नाम है, आपका नाम जो भी है, वो आपको एज ए न्यू पार्टनर एडमिट करवा के जाना चाहता है। इन्हें कहा बोल ठीक है, तेरी जगह यदि कोई और आ जाता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे अभी पेमेंट नहीं करना, मैं तेरे को अभी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, और अच्छा है कोई नया पार्टनर आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो आपने अपने फ्रेंड को, मतलब उस बी ने आपको, जो आपका मतलब बी आपका फ्रेंड है, उस बी ने आपको फर्म में फिट कर दिया एज ए पार्टनर। अब बी को जो पेमेंट फर्म से लेना था वो आपसे लेके जाना चाहता है, वो इसी शर्त पर आपको वो इस फर्म में फिट करके गया है, और आपको भी बहुत प्रॉफिटेबल लग रहा है कि यार रनिंग बिजनेस में ज्वाइन कर लो पैसा लगाकर, बढ़िया है, तो आप भी इंटरेस्टेड हो उसमें पार्टनर बनने में। पर बी ने क्या शर्त डाल रखी है कि जो पैसा मेरा बनता है फर्म से, मुझे जो फर्म तो दे नहीं रही, तू दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको पेमेंट, आपको क्योंकि पार्टनर बनने के लिए कैपिटल तो लगानी पड़ती है ना। अब आप बी आपसे जो उसकी पूंजी लगी थी वो भी लेगा, और 8 महीने का प्रॉफिट भी लेगा कि नहीं लेगा आपसे, सोच के मुझे बता देना कल तक, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं थोड़ा जल्दी रिप्लाई चाहता हूं। आपसे भी सिर्फ जो पूंजी लगाई थी वो चाहेगा ओपनिंग में, या जो 8 महीने का प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में जो बी का हिस्सा होता है वो भी आपसे चाहेगा, क्योंकि उसने ये नहीं तो बोल दिया भाई मैं तुझे ना कैपिटल दूंगा तेरी, ना प्रॉफिट दूंगा अभी मिड में। तो आपने अपनी जो पूंजी लगाई थी, आपने 1 तारीख को पूंजी लगी हुई थी फर्म में, बी ने जो पूंजी लगा रखी थी, मान लो बी की पूंजी लगी थी 1 तारीख को साल के शुरू में 5 लाख, और उसे प्रॉफिट हो चुका था लगभग, उसका प्रॉफिट में हिस्सा बना 80,000। इस 8 महीने में उसका प्रॉफिट में हिस्सा बना, अच्छा 8 और 8 80, आप सोचोगे चलो 70 बना, प्रॉफिट में हिस्सा बना 70,000। उस 8 महीने का उस बी ने अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट निकाल लिया, रफ प्रॉफिट निकाल लिया। आपको कहा कि भाई तुझे पार्टनर बनना है तो 5 लाख भी दे, और 70 रहेगा जो प्रॉफिट मेरा हिस्सा वो भी दे। तो आपने कहा ठीक है मैं देने को तैयार हूँ 5,70,000, पर लिख के जा कि मैं पार्टनर बन जाऊंगा और मेरे 5 लाख मेरी केपिल मान ली जाएंगे, और ये जो 70 दे रहा हूं तुझे, मुझे मेरे लिख के जा कि 8 महीने का प्रॉफिट जो तू मुझसे लेके जा रहा है वो फर्म से मैं वसूल करूंगा। कोई जल्दी नहीं, अपने को आराम से सोचेंगे। तो आपने उसको 70,000 दे दिया, 8 महीने का प्रॉफिट 70,000 दे दिया, पर शर्त क्या उससे लिखवा क्या लिया कि जब ईयर एंड आएगा और फर्म प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो वो 8 महीने का प्रॉफिट उसको मिलेगा, बी को या आपको मिलेगा, बोलो आपको मिलेगा, क्योंकि आपने ये 70,000 का प्रॉफिट जो था 8 महीने का वो बी को दे दिया, और उससे प्रॉफिट का फेवर, प्रॉफिट उसने आपके फेवर में लिख दिया। अब ईयर एंड आया, आप कितने महीने पार्टनर रहे, 4 महीने रहे पार्टनर, आप रहे पार्टनर 4 महीने, 8 महीने के बाद 4 महीने, उसके बाद 12 महीने खत्म हुए, हिसाब किताब हुआ, और आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट फर्म ने दिया, 1 लाख का प्रॉफिट फर्म ने दिया। अब मेरा क्वेश्चन का जवाब कौन देगा, पहले हाथ खड़ा कर लूं, नहीं तो मुझे बड़ा इंसल्टिंग लगता है कि जवाब पूछो बच्चे सोचते रहते हैं, ऊँगते रहते हैं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं होता है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे रिस्पॉन्स देते हैं, 1 2 3, मतलब वही बच्चे 3 4 वही जो देते आए हैं वही। आप खुद चेहरे देख सकते हो कि ये बच्चे वही हैं कि नहीं जवाब देने वाले। अच्छा ये बच्चा नया मिला है, बढ़िया बेटा, गलत दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर जवाब दो। हाँ बेटा, आप आपको फर्म से प्रॉफिट जो मिला 1 लाख, वो 8 महीने का कि 12 महीने का, जवाब सिर्फ वो देगा, कोई नहीं देगा। आपको जो फर्म से प्रॉफिट मिला 1 लाख, वो फर्म ने ईयर एंड में दिया आपको, वो 12 महीने का है कि 8 महीने का, 12 महीने का, ठीक है 12 महीने का। ऑनलाइन में भी जवाब 12 महीने का ही आ रहा है। और बेटा आप पार्टनर कितने महीने थे, आप कितने महीने पार्टनर थे, 4 महीने। 1 लाख जो मिला साल भर का, जबकि आप पार्टनर रहे 4 महीने, और प्रॉफिट मिल गया आपको 12 महीने का, तो इस 1 लाख को आप अपनी इनकम मानकर अपने पीएल में ले जाओगे या नहीं, 1 लाख को आप अपनी इनकम मानते हुए पीएल में ले जाओगे या नहीं, सिंपल सी बात है। आप अपनी इनकम कितनी मानोगे, आपसे नहीं पूछा, आपको जवाब देना होता तो आप पहले ही हाथ खड़ा कर चुके होते, जवाब हाथ खड़ा न करके आपने शो कर दिया कि हम जवाब नहीं देंगे, तो आपको अब देना भी नहीं चाहिए।
उन डरपोक लोगों को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है कि जवाब क्वेश्चन पूरा सब समझ में आ जाए उसके बाद जवाब दे दो। जवाब देने के लिए हिम्मत चाहिए। 4 महीने की 30,000 आप अपनी इनकम मानोगे। इधर से भी जवाब आ रहा है यही राज ब्रजराज का यही जवाब आ रहा है कि 30,000 ही इनकम माना जाएगा, 4 महीने की इनकम मानेंगे। जय गौड़। तो 1 लाख में से जो 70 मिला, क्या उसको इनकम नहीं मानोगे? 1 लाख में से 70 आपको इनकम नहीं मानोगे क्या? बेटा 1 लाख में से 70 तो आपको वो मिला है जो आपने बी को दिया था। जो 70 आपने बी को दिया था वो फर्म ने आपको वापस कर दिया। तो 70 आपको इनकम मिली या रिफंड मिला? 70 आपकी इनकम कतई नहीं है। उस 8 महीनों का प्रॉफिट जो आपको मिला है, उस 8 महीनों में आप पार्टनर नहीं थे, आपने कैपिटल नहीं लगाई थी। जब आप पार्टनर ही नहीं थे, आपकी कैपिटल नहीं थी, तो आपको रिटर्न कहां से मिल जाएगा उस 8 महीने का? तो 8 महीने का जो आपको 70 मिला है वो आपकी इनकम कतई नहीं है। और जो 30,000 मिला है वो आपकी इनकम है। तो 1 लाख में से 30,000 ही जाएगी आपकी पीएनएल में। प्रॉफिट आपके पीएनएल में जो पार्टनर अपना व्यक्तिगत पीएल बनाएगा, अपना पर्सनल पीएल बनाएगा, उसमें 30,000 की इनकम ही आप लोगे उस साल के पीएल में। पूरी 1 लाख रिसिप्ट जरूर हुआ है, 1 लाख आपको प्राप्त हुआ है, लेकिन आपकी इनकम सिर्फ 30,000 ही है। 70,000 का प्रॉफिट उस टेन्योर का है, उस पीरियड का है जब आप शेयर होल्डर थे ही नहीं, आप पार्टनर थे ही नहीं। इज इट क्लियर? क्या ये बिल्कुल? तो 70,000 का जो प्रॉफिट मिला वो खरीदा हुआ था या कमाया हुआ था? 70,000 का प्रॉफिट आपका जो मिला है वो खरीदा हुआ था या कमाया हुआ? और 30,000 का कमाया हुआ। तो जेन्युइन इनकम किसको मानेंगे? जो आपका कमाया हुआ प्रॉफिट आपको मिले तो वो आपकी जेन्युइन इनकम, और जो खरीदा हुआ प्रॉफिट आपको मिले तो वो आपकी इनकम है ही नहीं। जेन्युइन क्या, वो तो आपकी इनकम ही नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, यही फंडा अब लगेगा इस कंपनी पर। यही फंडा हमें लगाना है किसी कंपनी पर। टाइम अपने कब तक का है? 11:15, 5 मिनट बचे। अब सुनो बेटा, ये फंडा भले मैं कल फिर से बता दूंगा, पर हम 2 मिनट इसको सुनकर समझ के तो जाएं। मैं हूं किसी कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर। 31 मार्च तक मेरे पास किसी कंपनी के शेयर थे। 31 मार्च तक मान लो कोई कंपनी है पर्टिकुलर, रिलायंस कंपनी, उसके शेयर मेरे पास में है, और रिलायंस कंपनी हर साल डिविडेंड देती है, मुझे पता है। 31 मार्च तक मैं था उसका शेयर होल्डर, मेरे पास उसके 2,000 शेयर थे। आज 3 अप्रैल को मैंने वो शेयर्स आपको बेच दिए। वो शेयर्स मैंने आपको बेच दिए 3 अप्रैल को, है ना? अब 31 मार्च तक का प्रॉफिट तक शेयर होल्डर में था, तो उसका जो प्रॉफिट था 31 मार्च तक का कंपनी का प्रॉफिट, वो प्रॉफिट भी मेरा था। चलो कंपनी पूरी मेरी नहीं, मेरा 2% स्टेक है, तो प्रॉफिट में हिस्सा भी तो 2% मेरा है ना। अब 2 मिनट के लिए मैं स्टेक की बात हटाऊं, वो प्रॉफिट मेरा था या मेरा था वो प्रॉफिट? 3 अप्रैल को मैंने वो शेयर्स आपको बेच दिए और कह दिया भाई 30 अप्रैल। अब जब मैं आपको शेयर बेचूंगा तो मुझे मेरे दिमाग में एक चीज है कि ये जो साल गया 20-21 तक का प्रॉफिट किसका था? मेरा। उसमें से डिविडेंड मिलेगा तो किसको मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए। लेकिन मैंने आपको लिख दिया कि जाओ, आज के बाद सारे राइट आपके, मेरा इस कंपनी से कोई वास्ता नहीं है। 3 अप्रैल के बाद जो भी कंपनी की डील होगी वो आपसे होगी, और कंपनी को भी मैंने कह दिया ठीक है, अब मेरा आपसे कोई कनेक्शन नहीं, आपका ये नया शेयर होल्डर है, जो भी करो इसके साथ। तो अब जब मैं आपको ये बेचूंगा, ये जो मैं दरिया दिली दिखा रहा हूं कि आपको मेरा प्रॉफिट जो 2020-21 में प्रॉफिट मेरा था, डिविडेंड मुझे मिलना चाहिए और वो आपको देने की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं कोई आप पर एहसान कर रहा हूं? भले आप मेरे स्टूडेंट होंगे, पर मैं तो यहाँ पर एज ए सेलर खड़ा हूं। तो मैं आपको जब शेयर बेचूंगा तो महंगे बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा थोड़े? तो वो महंगे क्यों बेच रहा हूं? क्योंकि मेरा प्रॉफिट भी मैं आपको बेच रहा हूं। मेरा जो प्रॉफिट में हक था वो हक भी मैंने आपको दे दिया, तो मैं उस प्रॉफिट की कॉस्ट आपसे वसूल करूंगा, उस प्रॉफिट की कीमत आपसे वसूल करूंगा, तो मैं आपको शेयर महंगे बेचूंगा। तो वो जो 31 मार्च तक का प्रॉफिट था जो मेरा हुआ करता था, अब वो प्रॉफिट किसका हो गया? आपका हो गया। बोलो, यदि आपका प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट फ्री फोकट में आपका हुआ या उसकी कीमत आपने चुकाई है? उसकी कीमत चुका के आपने वो प्रॉफिट मुझसे खरीदा, तो वो आपका खरीदा हुआ प्रॉफिट है या कमाया हुआ प्रॉफिट है? 31 मार्च 2021 तक के तो आप शेयर होल्डर थे ही नहीं, तब आप इन्वेस्टर थे ही नहीं, तो वहां तक का प्रॉफिट मेरा था, पर अब वो आपका हो गया तो उसकी कीमत आपने चुकाई है मुझे। अब वो प्रॉफिट का हक मैंने आपको दे दिया, अब वो प्रॉफिट का टाइटल आपको मिल गया, ठीक है? तो प्रॉफिट आपका हो गया खरीदा हुआ।
2021 तक का प्रॉफिट आपके लिए खरीदा हुआ है, पर वो प्रॉफिट हो आपका गया है, पर आपने खरीदा है, उसकी कीमत मुझे चुकाई है। ठीक है। अब फ्यूचर में इस 2020-21 के लिए कंपनी ने डिविडेंड दिया आज से 6 महीने बाद। अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, अगस्त आया। अगस्त में शेयर होल्डर मैं हूं या आप हैं। डिविडेंड आपको मिला। वो डिविडेंड जो मिला 20-21 के लिए, वो 20-21 के लिए जो डिविडेंड मिला वो आपको ही मिलेगा, क्योंकि वो उसका हक मैं आपको दे चुका था। ये आपको खरीदे हुए प्रॉफिट से मिला या कमाए हुए प्रॉफिट से मिला? खरीदे हुए प्रॉफिट से या कमाए हुए प्रॉफिट से? खरीदे हुए प्रॉफिट से आपको डिविडेंड मिला। अब ये जो आपको डिविडेंड मिला है खरीदे हुए प्रॉफिट से, इसको आप अपनी इनकम मानेंगे या नहीं मानेंगे? सोचना ये है। दो हजार 20-21 का डिविडेंड 21-22 में आपको मिला, तो बताइए इस डिविडेंड को हम इनकम कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? लॉजिकली सोच कर बताइए। जो भी आपका फैसला होगा अपन सुनेंगे समझेंगे। सोच कर बताइएगा कि इसको इनकम मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए बाय यू। उस वक्त आप शेयर होल्डर थे? अप्रैल 20 से मार्च 21 तक शेयर होल्डर आप थे? नहीं थे। ऑनर आप थे? नहीं थे। क्या आपने कोई पूंजी लगाई थी उस दौरान? उस कंपनी में आपकी कोई पूंजी लगी हुई थी? तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना था उस साल उस कंपनी में? एबीसी लिमिटेड में आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? और उसके लिए आपको डिविडेंड मिल गया। अब आप उसको क्या मानना चाहते हैं? इनकम। तो मैक्सिमम बच्चों का कहना है कि अपन उसको इनकम मान लें आप में से। पेमेंट भी तो किया इसलिए इसलिए इनकम मान ले ऐसा? तो फिर तो इन्होंने 70,000 जो दिया था वो भी इनकम मानी थी आपको। फिर तो 70,000 जो दिया था इन्होंने, 70 और 30, आपने कहा 30 को इनकम मानेंगे 70 को नहीं मानेंगे, 70 भी तो दिया था इन्होंने। तो फिर 70 को भी इनकम मानो ना। पूरी 1 लाख इनकम क्यों नहीं मानी उस वक्त आपने? 70 भी तो दिया था आपने। तो आपका लॉजिक तो गलत ही है ना। यदि आप लॉजिक लगा रहे हो वो वाला, तो मैं तो आपका लॉजिक गलत बता रहा हूँ। मुझे जवाब पता नहीं सही क्या है, लेकिन आपका जो जवाब लॉजिक है वो तो गलत है ना। अपन ने जब शेयर्स खरीदे होंगे तब मैंने आपसे बढ़ी हुई कीमत जो मार्केट रेट चल रहा होगा वो बढ़ा हुआ ही चल रहा होगा। आपने जो मार्केट से खरीदा होगा तो बढ़ा हुआ रेट ही चल रहा होगा। क्या उसमें आपको बताया कि आपने प्रॉफिट के लिए कितना पे किया और शेयर्स के लिए कितना पे किया? ब्रेकअप है क्या आपके पास? तो आपने पूरे पेमेंट को इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट किया होगा। आपने यदि मुझसे खरीदे 2000 शेयर, ये मैं आपकी बुक्स में बना रहा हूँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये है इन्वेस्टमेंट इन एबीसी जो आपने किए, आपकी बुक्स बना रहा हूँ टू बैंक। आपने मुझसे 2000 शेयर खरीदे 150 में, 3 लाख में खरीदे, और 150 जो आपने मुझे पे किया इसमें 31 मार्च, और ये आपने खरीदा है 3 अप्रैल 2021 को। 3 अप्रैल 2021 को। इसमें 31 मार्च 2021 तक के प्रॉफिट की कीमत शामिल है कि नहीं? प्रॉफिट्स अप टू 31 मार्च 2021 की कीमत इसमें शामिल है कि नहीं? तो जो मैंने आपको प्रॉफिट बेचा और आपने मुझसे प्रॉफिट खरीदा उसकी कीमत चुकाई, वो कीमत इसमें शामिल है कि नहीं? बोलो। अब इसकी कीमत चुका तो अब मेरी प्रॉफिट है ये। तो वही तो फिर वो 1 लाख के अंदर जो 70 आपने दिया था बी को, वो भी आप, क्योंकि आपने 70 दे दिए, 70 भी आपकी इनकम, 30 भी आपकी इनकम, तो 70 आपने जो जेब से, मैं 70,000 दे रहा हूं और बाद में 70 वापस आ रहे, तो 70 को मैं इनकम मान लूं। आपने जब शेयर मार्केट से शेयर खरीदे तब आपको पता था कि आप कितना पेमेंट प्रॉफिट के लिए कर रहे हो और कितना पेमेंट अदरवाइज कर रहे हो? कि लमसम पेमेंट किया होगा आपने टोटल? तो ये लमसम 150 में आपने शेयर खरीदे मार्केट से थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, इसमें 31 मार्च 2021 तक के प्रॉफिट की कीमत जो आपने चुकाई सेलर को, वो शामिल है या इसके अलावा चुका रहे हैं आप? शामिल है। इसमें तो कोई दो राय नहीं, इसमें तो कोई दो मत नहीं, इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है।
सबके अलग अलग व्यूज हैं। $3 लाख जो हमने दिए थे सेलर को, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ 2021, उसमें से कंपनी ने हमें 2020-21 का डिविडेंड दिया, मान लो 18,000। मान लो 20-21 के लिए हमने, कंपनी ने हमें डिविडेंड दिया अगस्त मंथ में, 12 अगस्त 2021 को हमें डिविडेंड मिला, 18,000 का डिविडेंड मिला कंपनी से 2020-21 के लिए। अब क्या करें? या वा नहीं? तो ये आपका बिल्कुल गलत सोच है। हम उस पीरियड में शेयर होल्डर नहीं थे, मतलब आपका उस साल जीरो, आपका उस कंपनी से उस साल 20-21 में कोई कनेक्शन नहीं, आप वहां शेयर होल्डर नहीं, आप वहां पार्टनर नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट जीरो, बगैर इन्वेस्टमेंट की इनकम कमा लिया आपने 18,000, बगैर शेयर होल्डर हुए आपने डिविडेंड कमा लिया 18,000। उस साल में ना आप शेयर होल्डर थे, ना आपकी कैपिटल लगी थी, उस पीरियड में आपका कंपनी में इन्वॉल्वमेंट था। ये इनकम तो किसकी थी? सेलर की। अच्छा, वो सेलर अपनी इनकम लेके चला गया, नहीं चला गया? उसको तो इनकम प्राप्त हो गई। अब हमें जो 18,000 मिला है, हमें जो 18,000 मिला है, वो 18,000 हमारा रिटर्न है, या जो हमने 18,000 कभी दिया था उसमें से रिफंड है? 18,000 हमें जो मिल रहा है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न है, या जो हमने दिया था उसमें से रिफंड है? रिटर्न मानते हो या रिफंड मानते हो? रिफंड है, रिटर्न तो है ही नहीं। मतलब आप शेयर होल्डर, जिस साल में शेयर होल्डर नहीं थे उस साल की डिविडेंड इनकम दिखा रहे हो, क्या ये आपको बर्दाश्त होगा? मैं आपको अलग से बताऊं कि मिस्टर एक्स 2020-21 में शेयर होल्डर नहीं थे, पर उसकी इनकम में इन डिविडेंड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड आ गया, कैसे आ जाएगा? जरा सोचो तो सही। बगैर इन्वेस्टमेंट, बगैर शेयर होल्डिंग की इनकम कहां से हो जाएगी? क्या वो आप डाइजेस्ट कर पाओगे? कैसे कर पाओगे? सोचने वाली बात है। अब ये टाइम हो गया अपना, तो इस डिविडेंड को इनकम मानना कतई लॉजिकल नहीं है। ये आपकी इनकम है ही नहीं, ये इनकम तो वो होती है, इनकम मतलब रिटर्न, और ये रिटर्न नहीं, रिफंड है। इसलिए इसको हम कल आके डिस्कस करेंगे।